jumbled paragraph rearrangement and spelling exercise. जम्बल्ड पैराग्राफ रीअरेंजमेंट एंड स्पेलिंग एक्सरसाइज बहुत क्रूशियल टॉपिक है। आपको हर इन पर्टिकुलर कंजंक्शंस का मीनिंग थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे बट का मतलब थोड़ा सा क्या होता है, ठीक है, PQRS मान लो आपको दे रखे हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि सबसे पहले सेंटेंस P से स्टार्ट होएगा तो आप QRS को आप एलिमिनेट कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन एंड वेलकम टू इंग्लिश बिटसैट सीरीज। जैसे कि हम आपको पता है हम ऑलरेडी लेक्चर 6 पे अब आ चुके हैं और लेक्चर 5 हमने कौन सा पढ़ा था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम श्योर आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि बिटसैट का एग्जाम भी आने वाला है। हाँ, मुझे पता है एडवांस का एग्जाम भी आने वाला है और आप उसमें भी एकदम लग गए होंगे तैयारी के लिए, पर बिटसैट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत मार्क्स कैरी करता है ताकि आपके ओवरऑल स्कोर को आगे बढ़ा सके। बाय चांस अगर आपसे लेक्चर 5 की रिकॉर्डिंग मिस हो गई हो, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द लिंक एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द लेक्चर अगेन। और आज हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ गेस कर रहे हो? ठीक है, मैं ही सस्पेंस रिवील कर देती हूं। आज का टॉपिक है हमारा जम्बल्ड पैराग्राफ रीअरेंजमेंट एंड स्पेलिंग एक्सरसाइज। जम्बल्ड पैराग्राफ रीअरेंजमेंट एंड स्पेलिंग एक्सरसाइज बहुत क्रूशियल टॉपिक है। बिटसैट के अंदर ये आता ही आता है, ठीक है। जैसे आरसी में मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है आरसी का, ऐसे ही जम्बल्ड पैराग्राफ रीअरेंजमेंट का भी मैंडेटरी 1 क्वेश्चन आता ही आता है बिटसैट के अंदर एंड ऑल्सो इन अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स। स्पेलिंग एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, पर आपको पता है ना, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, तो आपका स्कोर बहुत अपग्रेड हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन को भी ढंग से सॉल्व कर पाए तो, ठीक है। तो आज जम्बल्ड पैराग्राफ रीअरेंजमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे हम और उसके बाद हम स्पेलिंग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने मेरा पैटर्न जान लिया होगा कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स से भी आपको बताती हूँ। क्यों मैं पढ़ाती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ इस टाइप के जो टॉपिक्स आते हैं वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि जम्बल्ड पैराग्राफ को हम कैसे रीअरेंज करें। कोई बात नहीं, हम आज इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे। लेट्स सी। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व जम्बल्ड पैराग्राफ। First, identify the introductory sentence. Search for definition, statements or context. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि जनरली आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा S1 एंड S6. S1 is your introductory sentence and S6 is your concluding sentence. बीच में आपको दे दिए जाएंगे PQRS, यानी कि वो जम्बल्ड करे हुए सेंटेंस होते हैं। आपको इस PQRS को प्रॉपरली लॉजिकली सेट करना है जो S1 और S6 से प्रॉपर मैच हो सके, ठीक है। या एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि PQRS आपको डायरेक्टली दे दिए जाएंगे, वो जम्बल्ड होंगे, आपको उसको प्रॉपरली लॉजिकली सेट करना है। पर जनरली ऐसा दिया जाता है कि फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट देते हैं और बीच वाले सेंटेंसेस को आपको जम्बल्ड करना होता है। ये जनरली आपका पैटर्न होता है। तो जब आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को रीड कर लोगे तो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि थीम क्या है हमारे पैराग्राफ की, या पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहना क्या चाह रहा है पैराग्राफ। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लॉजिकल कंजंक्शंस। कनेक्टर्स लाइक हेंस, बट, हाउएवर एटसेट्रा शो कनेक्शंस। आपको हर इन पर्टिकुलर कंजंक्शंस का मीनिंग थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे बट का मतलब थोड़ा सा क्या होता है, कंट्रास्ट में होता है। हेंस का मतलब क्या होता है, हेंस का मतलब होता है रिजल्ट बेस्ड हो रहा है, हेंस दिस इज प्रूव्ड, या ये हेंस ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो आप इजीली सेंटेंस को लॉजिकली अरेंज कर पाते हो कि अगर यहाँ पे बट आ रहा है तो मतलब यहाँ पे कंट्रास्ट आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस और इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बीच में कंट्रास्ट हमने शो किया है, तो आप आराम से लॉजिकली सेंटेंस को अरेंज कर सकते हो। तो थोड़ा सा ना आप कनेक्टर्स पे भी ध्यान देना कि वहां पे हेंस, बट, हाउएवर कहाँ यूज हो रहा है। नेक्स्ट, मेक योर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्री। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक रूल कि आपका वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से अग्री होना ही चाहिए, तभी आपका एक सेंटेंस प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट, टाइम डायमेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक फॉर क्रोनोलॉजिकल टाइम ऑर्डर।
बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल 1998 फर्स्ट, लेटर, फाइनली, देन अरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल टाइम ऑर्डर वेयर एप्लीकेबल. क्या होता है जनरली, जैसे फाइनली किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है फाइनली, किसी सेंटेंस में लिखा है बैक इन 1998, तो आपको फाइनली से समझ आ जाएगा कि ये लास्ट सेंटेंस होने वाला है. तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस को क्या कर सकते हो, लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर सकते हो. तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा. तो टाइम डायमेंशन का हमेशा से ध्यान रखो कि टाइम डायमेंशन कई कई क्वेश्चंस में आता है, उससे आप आराम से सेंटेंस को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो. नेक्स्ट, look for cause and effect structure. Some sentence must go together. Generally cause precedes the effect. पहले cause आता है फिर effect आएगा. ये जनरल सी बात है, कोई चीज पहले होगी फिर उसका इफेक्ट है बाद में पता पड़ेगा. The governance of the Ashoka dynasty was amongst the most efficient of its time. This is the cause. ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूं कि एक कॉज दिया गया है, ठीक है, अशोका डायनेस्टी के बारे में. अब इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? इट लेड टू द एलिमिनेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिएटेड अ जनरल फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन दी मासेस. तो मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आपको PQRS के अंदर दे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो कॉज ढूंढोगे कि यार कॉज ये है, इस चीज का कॉज ये आया, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा या इसका इफेक्ट क्या आएगा, अब ये इसका इफेक्ट है. तो आपके लिए इजी हो जाएगा सेंटेंस को अरेंज करना. ठीक है, टाइम डायमेंशन से आप देख सकते हो और कॉज एंड इफेक्ट से देख सकते हो. तो दीज आर दी बेसिक measures to solve such kind of question in BitSat. Right? Next, look for tone and style. Generally build a sentence and reach to the conclusion. Understand the theme of the passage. As I already told you, mentioned it, कि थीम को समझो पैसेज की, कि पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है. उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस को बिल्ड करना स्टार्ट करो. थोड़ा अपना इंट्यूशन, थोड़ा सिक्स सेंस से भी बनाओ कि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस आना चाहिए, फिर इसके बाद ये सेंटेंस आना चाहिए, फिर धीरे धीरे आपका सेंटेंस बिल्डअप होते होते आप लास्ट तक चले जाओगे. Eliminate the odd sentence. Look for the inconsistent tone, subject and style of the sentence. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आर एप्ट होना चाहिए तो पहले उनको कंपैरिजन करके क्या करो, एलिमिनेट स्टार्ट कर दो. ठीक है, PQRS मान लो आपको दे रखे हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि सबसे पहले सेंटेंस P से स्टार्ट होएगा तो आप QRS को आप एलिमिनेट कर सकते हो. फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि अब R आना चाहिए तो आप Q को एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपके लिए ना इजी हो जाएगा थोड़ा सा बिल्ड करना. ऑड सेंटेंस अगर आपको लग रहा है कि एस वाला तो लास्ट में आएगा तो उसको पहले एलिमिनेट करो कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आइडेंटिफाई करूंगा या करूंगी. इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. Just take 2 minutes per question. Don't overthink on such questions. Take a guess, move on and come back later. As I have already mentioned कि BitSat में सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और LR भी है. तो आपको आपका टाइम मैनेज इसी हिसाब से करना पड़ेगा. राइट बच्चों? तो आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन लेना है. जंबल सेंटेंस में एक ही क्वेश्चन आएगा जनरली, आपको उस पर 2 मिनट ही टाइम स्पेंड करना है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा गेस लो, मूव ऑन करो, दूसरे क्वेश्चंस पे जाओ, फिर बाद में जब व्हेन यू फील लाइक दैट यू हैव इनफ टाइम लेफ्ट, यू कैन अगेन कम बैक टू दैट क्वेश्चन. गॉट इट? राइट. हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि किस टाइप से हमें टिप्स को या जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई वो कैसे एप्लीकेबल होगी, कैसे प्रैक्टिकल हम एप्लीकेबल करेंगे. Direction. In the following question, the first and sixth sentence are given in the beginning and in the end. Arrange the middle of the 4 sentences in the correct order. Right. Arrange the following sentence in correct pattern and mark the correct combination. Okay. Today we live in modern technology era. तो हमको S1 क्या दे रखा है? Today we live in a modern technology era. We have a log of problems now. We want to get everything in one day. Ancient time was quite pleasant. We had no problems then. Perhaps greed is the main cause for this. Please समझो ध्यान से. देखो यहाँ पे कंपैरिजन वाली थीम है. हम आज के ज़माने को किससे कंपेयर कर रहे हैं? एंशिएंट टाइम के ज़माने से. राइट? एंशिएंट टाइम के उस टाइम पे हम बोल रहे हैं कि उसका ज़माना और आज के ज़माने में क्या कंपैरिजन हो रहा है. तो अगर आप टुडे देखोगे तो ये आज का जमाना है. वी हैव अ लॉग ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ. तो टुडे और नाउ टाइम डायमेंशन से देखो, आज और नाउ एक तरीके से सेम प्रेजेंट टाइम ही बता रहा है. ठीक है,
तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया है? पी हो गया है। पी हो गया। अब हम एलिमिनेशन प्रोसेस पे चलेंगे। पी ए और बी में दे रखा है, सी और डी में नहीं दे रखा, तो सी और डी तो ऑलरेडी हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमें ए और बी से आंसर फाइंड करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा? टुडे वी लिव इन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एरिया, वी हैव अ लॉग ऑफ प्रॉब्लम नाउ। ये कि हमने कैसे दिखाया? क्रोनोलॉजिकल टाइम डायमेंशन से कि टुडे और नाउ आ रहा है, दोनों अभी की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों तो फर्स्ट S1 के बाद हमने P पुट कर दिया। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। किससे कंपैरिजन करें? एंशिएंट टाइम से और आज के टाइम पे। तो अब हम एंशिएंट टाइम को कंपेयर करते हैं। एंशिएंट टाइम वाज क्वाइट प्लेजेंट, वी हैड नो प्रॉब्लम्स देन और एंशिएंट एक जैसे लग रहे हैं, पास्ट की बातें कर रहे हैं। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, हम यहाँ पे आर पुट कर देंगे। टुडे और एंशिएंट को हमने कंपेयर किया। क्या दिक्कत आ रहा है एंशिएंट के बाद? वी हैड नो प्रॉब्लम्स देन, एस, राइट, PRS. We had to get everything in one day. Perhaps greed is the main cause for this. क्या ये लॉजिकली सेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो ना, हमें सब कुछ एक ही दिन में चाहिए। इसका कॉज क्या है? इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? ग्रीड इसका मेन कॉज है, ठीक है। हमें सब कुछ एक दिन में चाहिए और उसका कॉज क्या बता रहे हैं हमें? ग्रीड, राइट। तो Q और उसके बाद ये इधर आएगा S6, परहैप्स ग्रीड इज द मेन कॉज फॉर दिस। तो PRSQ, क्या ये ऑप्शन किस में दे रखा है? B में दे रखा है। इस तरीके से आप सेंटेंस को रीअरेंजमेंट कर सकते हो। आ गया आप लोगों को समझ? आप लोगों को ऐसे ही मैनेज करना है, टाइम डायमेंशन से चीजों को देखना है। टुडे और नाउ का मैच हो रहा है, एंशिएंट और देन का मैच हो रहा है, मतलब ये दोनों साथ में जाएंगे और ये दोनों साथ में जाएंगे। तो ये ऑलरेडी गिवन है, तो हमने इसके बाद ये पुट कर दिया। अब हमने कंपैरिजन किया एंशिएंट और देन को, ये दोनों साथ में जाएंगे। अब लास्ट सेंटेंस कौन सा बचा? Q, वी वॉन्ट टू गेट एवरीथिंग इन वन डे। अब क्या होता है, ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए समझा दिया। बाय चांस आपको अगर दूसरा लेटर ही मिल गया है, आर ही मिल गया है, तो आपको आगे बढ़ने की नीड ही नहीं है। आप इधर ही देख लो, PR, इधर से ये सेंटेंस आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा एंड योर आंसर इज बी, ठीक है। इससे आपका टाइम सेव हो रहा है। ये तो मैं आपको बता रही हूं कि इसका लॉजिकल क्या है अरेंज करने का, बिकॉज वी आर लर्निंग हियर। बट जनरली जब एग्जाम में जाओगे तो कुछ नहीं करना, आगे के 2 या 3 निकाल लो आप लोग, उसी से ही आपको समझ आ जाएगा कि सेंटेंस का आंसर क्या होना चाहिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। गॉट इट? यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट पैटर्न एंड मार्क द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कैलकाटा अनलाइक अदर सिटीज केप्ट इट्स ट्रैम्स। अब थीम क्या है? हम ट्रैम्स की बात कर रहे हैं, कैलकाटा की, ठीक है। कैलकाटा में ट्रैम्स का जो सिस्टम है उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट देयर horrendous congestion. It was going to be the first in South Asia. They run down the center of the road. To ease in the city, decided to build an underground railway line. The foundation stone was laid in 1972. Now please understand, हमारे पास S1 है कि कैलकाटा unlike other cities kept its trams, ठीक है। कैलकाटा के पास ट्रैम्स है। एज अ रिजल्ट देयर horrendous congestion. तो क्या ट्रैम्स रखने से कंजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि ट्रैम्स को हमने रखा कैसे या ट्रैम्स वर्क कैसे कर रही हैं, तभी हमें पता पड़ेगा ना कि कंजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। इट वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट इन साउथ एशिया, ये भी लॉजिकली सेट नहीं हो रहा है। दे रन डाउन द सेंटर ऑफ द रोड, वो सेंटर ऑफ द रोड के बीच में जा रही है, तभी कंजेशन हो पाएगा, है ना। हम लॉजिकली ऐसे ही सोचेंगे। तो S1 के बाद हमारा क्या आ रहा है? R आ रहा है। अभी आपको यहीं से आंसर दिख जाएगा। अगर R हमारा है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। R से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? D। ये आपका आंसर है, यही आपको आंसर मिल गया है। लेकिन हम एक्सप्लेनेशन को आगे भी समझेंगे, ठीक है। दे रन डाउन द सेंटर ऑफ द रोड। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? P, देयर horrendous congestion। तो हमने P पुट कर दिया। अब to ease in the city decided to build an underground railway line. To ease, तो सिटी ने क्या डिसाइड किया कि एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन हम बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। S, इट वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट इन साउथ एशिया, ये अंडरग्राउंड फर्स्ट है साउथ एशिया में। एंड देन
Q. And finally, the foundation stone was laid in 1972. This is your concluding part. ठीक है, आपको तो आंसर बहुत जल्दी मिल गया था. हम यहाँ पे सीख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको आगे तक लेके जा रही हूँ. नहीं तो आपका अप्रोच तो सिर्फ आंसर ही होना चाहिए और हमें कुछ जम्बल्ड पैराग्राफ से सीखना ही नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है. आंसर आपको मिला, यही मिल गया कि आर से स्टार्ट हो रहा है, मार्क करो एंड देन मूव ऑन. एंड योर आंसर इज डी. Understood? Yes, let's move to next question. Arrange the following sentence in correct pattern and mark the correct combination. For many scientists, oceans are the cradle of life. हम किसकी बात कर रहे हैं? Importance of ocean की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये थीम हो रहा है. वाटर लाइफ की हम बात कर रहे हैं, ओशन की बात कर रहे हैं. But all over the world, chemical products and nuclear waste continue to be dumped into them. Coral reef, which are known as the most beautiful places of the submarine worlds, are fast disappearing. The result is that many species of fish die because of this pollution. Of course, man is the main cause of these problems. Of course, man is the main cause of these problems. Man has long since ruined the places he goes to, continents and oceans alike. क्या बात हो रही है? इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन को हमने डिस्कस किया है, लेकिन अब उसके बाद पैराग्राफ के अंदर थीम क्या डिस्कस हो रही है? प्रॉब्लम्स ऑफ द ओशन. ओशंस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपको मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिख रही है कि केमिकल प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर वेस्ट यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डंप हो रहे हैं ओशंस के अंदर. तो ये आपका पी, यहीं पर ही आपको आंसर मिल गया है. पी कहाँ पे आ रहा है? QPRS. दिस इज इन दोनों में आ रहा है. हम अगर हम निकाल देंगे इसका, राइट, सेकंड सेंटेंस हम फाइंड कर लेंगे तो आपको आपका आंसर वहीं मिल जाएगा. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम हमने निकाल दी. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड न्यूक्लियर वेस्ट कंटिन्यू टू बी डम्प्ड इनटू देम. अब क्या हो रहा है? ये तो कॉज आ गया. अब इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? Coral reef, which are known as the most beautiful places of the submarines world, are fast disappearing. The result is that many species of fish die because of this pollution. अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम Q भी आ सकता है, R भी आ सकता है. ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, बट इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि many species of fish die because of this pollution. उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे कि कोरल रीफ. अब जब पहले फिश की बात करेंगे तभी हम कोरल रीफ पे जा पाएंगे, राइट. तो सबसे पहले हमने क्या किया? आर पुट किया. ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया? कोरल रीफ विच आर नोन एज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ द सबमरीन वर्ल्ड्स आर फास्ट डिसअपियरिंग. कोरल रीफ भी डिसअपियर हो रही है. क्यों? ठीक है, ऑफ कोर्स मैन इज द मेन कॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. मैन हैज लॉन्ग since ruined the places he goes to, continents and oceans alike. आप इसको कैसे देख सकते हो? यहां पर भी मैन आ रहा है और यहां पर भी मैन आ रहा है. मतलब इसके जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो जनरली किस पे रिलेटेड होगा? मैन पे ही रिलेटेड होगा. तो इसके पहले वाला सेंटेंस क्या है हमारा? एस होगा. तो एस हमें लास्ट में प्लेस करना है. तो आप इससे भी निकाल सकते हो कि पी निकाल लिया. अब लास्ट का सेंटेंस कैसे देखोगे कि मैन और मैन आ रहा है, मतलब ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं. इसके पहले ये वाला पार्ट आ रहा है तो इसके बाद जनरली मैन ही आना चाहिए. तो आप एस पुट कर सकते हो. इससे भी निकाल सकते हो कि एस इसमें आ रहा है और पी इसमें आ रहा है, तो हमारा आंसर ए होगा. ये टाइम सेविंग आपको ट्रिक्स बता रही हूं मैं. ठीक है, कि जनरली नहीं है कि आपको ये पूरा सेंटेंस हमें रीअरेंज ही करना है. आप लास्ट का भी देख सकते हो कि मैन एंड मैन बोथ ऑफ देम आर इंटरलिंकिंग. यू कैन इजिली पुट एस एट द एंड. एस किस में एंड आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में. आपके लिए इजी हो गया. लास्ट और फर्स्ट निकाल के भी आपके लिए इजी हो सकता है. एंड योर आंसर इज गॉट इट. ये टाइम सेविंग ट्रिक्स है, इसको ध्यान से रख लो आप लोग को. ठीक है, आपका अप्रोच आंसर फाइंड करना है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट पैटर्न एंड मार्क द करेक्ट कॉम्बिनेशन. A thorough knowledge of the path or course to be followed is essential for achieving success. हमारी थीम क्या है कि सक्सेस गेन करने का राइट पाथ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, इससे आपको थोड़ा पता ही लग गया है. Seniors must show the path clearly by laying down the precise expectations of the management in terms of job description. They should also light the path by personal example. Advice tendered or help offered must be objectively evaluated for the effectiveness in achieving the desired goal. A display of arrogance and a false sense of self-worth in order to belittle those who come to help prove
dysfunctional. The individuality of each employee must be respected. यहाँ पे हम किसकी बात करें? सबसे पहले थीम क्या है कि सक्सेस अचीव करने के लिए राइट पाथ कौन सा है. ये आपका एक ओपनिंग लाइन दे दी है इन्होंने. Seniors must show the path clearly by laying down the precise expectations of the management in terms of the job description. बिल्कुल करेक्ट. इसके साथ लॉजिकली सेट बैठ रही है. ठीक है, पहले हम अचीव करने की बात करें. अब किस पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है? सीनियर्स पे. सीनियर्स मस्ट शो द पाथ. नॉलेज ऑफ द पाथ, शो द पाथ. थोड़ा सा इंटरलिंक बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है. आपने पी मार्क कर दिया. पी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है. डी स्टार्ट हो रहा है पी से. आपको आपका आंसर यही मिल गया है, पर हम इसको आगे भी समझ लेंगे. पी क्यू, दे शुड ऑल्सो लाइट द पाथ बाय पर्सनल एग्जाम्पल. दे कौन? सीनियर्स. या सीनियर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद क्यू आ गया. Advice tendered or help offered must be objectively evaluated for its effectiveness in achieving the desired goal. किन की एडवाइस? इन लोगों की ही तो, सीनियर्स की तो एडवाइस. तो आर. A display of arrogance and a false sense of self-worth in order to belittle those who come to help prove dysfunctional. The individuality of each employee must be respected. देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि हर एम्प्लॉय की अपनी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए. और इसके पहले वाला सेंटेंस में वर्ड क्या हो रहा है? बी लिटिल यूज हो रहा है. बी लिटिल का मतलब होता है व्हेन यू कंसिडर समबडी अनइम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट और बी लिटिल एक टाइप ऑफ कंट्रास्ट सेट कर रहे हैं. तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? एस ही यूज करेंगे. PQRS इज द करेक्ट आंसर. देखो ना, फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और फिर रिस्पेक्ट, थोड़ा सा ना कॉन्ट्रास्ट हो रहा है. ठीक है, ये एडवाइस दे रहा है कि सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सब एम्प्लॉय की, और ऊपर हम क्या कर रहे हैं? फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, अ डिस्प्ले ऑफ एरोगेंस. राइट, तो ये ऑपोजिट लाइंस सेट हो रही हैं. तो S और S6 आराम से दोनों लिंक हो रहे हैं. तो PQRS is the correct order for this. जैसे कि जैसा है, that is the correct one. And your answer is B here. Got it? Spelling exercise. अब हम सीखेंगे स्पेलिंग बेस पे आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं बिटसैट के अंदर and how do you solve it. Okay. Tips and tricks to solve spelling based questions in BitSat. Right. Focus on commonly misspelled words. Learn words that are commonly misspelled. Accommodation, separate. तो जनरली बच्चे क्या होते हैं? डबल एम में गलती कर दी, डबल सी में गलती कर दी, सेपरेट में ए कभी भूल जाते हैं, ई लगा देते हैं. तो आपको वो वर्ड्स को, मिसस्पेल्ड वर्ड्स को क्या करने पड़ेंगे? थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे. मेंटेन अ नोटबुक जिसमें आप लिख सकते हो कि कौन कौन से मिसस्पेल्ड वर्ड्स जनरली कॉमनली यूज होते हैं, सो दैट इट वुड बी वेरी इजियर टू लर्न ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम्स. Watch out for silent letters. For example, honest, receipt, subtle. तो क्या होता है? अगर हम साइलेंट लेटर्स को थोड़ा सा समझो, ऑनेस्ट में H साइलेंट होता है, रिसीट में P साइलेंट होता है, सटल में B साइलेंट होता है. ये होनेस्ट, रिसीप्ट, सबटल नहीं होता है. ये इसका साइलेंट लेटर्स होते हैं इसके अंदर, ऑनेस्ट, रिसीट, सटल. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना साइलेंट लेटर्स को समझना पड़ेगा. थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करो, थोड़ा अपना इंटरनेट सर्च करो कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें साइलेंट लेटर्स होते हैं. लिस्ट बना सकते हो आप उनकी, सो दैट यू कैन लर्न देम. ब्रिटिश स्पेलिंग्स. बिटसैट ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो करता है, अमेरिकन पैटर्न को फॉलो नहीं करता है. जैसे थिएटर की स्पेलिंग क्या होती है? THEATRE ब्रिटिश में, बट अमेरिकन में होती है THEATER. तो बिटसैट ब्रिटिश पैटर्न पे फॉलो करता है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए, अमेरिकन पैटर्न को फॉलो नहीं करना है बिटसैट में. एलिमिनेट बाय लॉजिक. इफ नॉट श्योर, आइडेंटिफाई ऑड लेटर प्लेसमेंट थ्रू लॉजिक और लेटर डबल्स. आप क्या कर सकते हो? किसी चीज में बहुत ज्यादा ही वॉवल्स हो रहे हैं, उसको एलिमिनेट कर दो. किसी चीज में आपको सही नहीं लग रहा है कि ऑड प्लेसमेंट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी ऑड प्लेसमेंट हो रहा है, डबल लेटर्स हो रहे हैं किसी में, यू कैन ऑलवेज एलिमिनेट दोज ऑप्शंस एंड योर राइट आंसर विल पॉप आउट. Read and practice regularly. Solve quizzes, read books or newspapers. English novels read करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के read करो. After your advanced exam आपको easily समझ आ जाएगा. प्रैक्टिस जितना करोगे
आपको अपने आप स्पेलिंग्स आने लगेगी, एक कॉन्सेप्ट लॉजिक सेट हो जाएगा। ठीक है, आप जितना जितना रीड एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, सॉल्व क्विजेज, रीड बुक्स और न्यूज़पेपर्स, जितना आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश नॉवेल्स रीड करोगे उतना आपको स्पेलिंग्स का कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली। टेक 30 सेकेंड्स ऑन दीज क्वेश्चंस। इस सेकंड में हमको मिनट्स भी नहीं बर्बाद करने हैं, इसमें आपको सिर्फ 30 सेकेंड सॉल्व करने। नहीं समझ आ रहा है, टेक एन एजुकेटेड गेस एंड देन मूव ऑन। स्टक नहीं होना है उस क्वेश्चन के ऊपर, मैंने बताया है और भी सब्जेक्ट्स हैं बिटसैट के अंदर। गॉट इट? ऑल राइट, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्लीज सी देम, एक बार ध्यान से देखो। वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? मैन्यूवर, मैन्यूवर। ठीक है, मैन्यूवर वर्ड है ये। इस वर्ड का मतलब होता है, ये वर्ड किससे रिलेटेड होता है? स्किल से रिलेट होता है, कुछ सेट ऑफ स्किल्स की हम बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? लेट्स सी। प्रोनाउंसिएशन क्या है? मैन्यूवर। ठीक है, ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे मैन्यूवर, मीनिंग अ सेट ऑफ मूवमेंट विच नीड्स स्किल। देखो, reversing round a corner is one of the maneuver you are required to perform in a driving test. That means D is your correct option. देखो उसकी correct spelling ये है, maneuver. थोड़ा सा अगर आप eliminate भी करने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे ना फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे vowels आ रहे हैं, काफी सारे vowels आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं। ठीक है, which is not correct. या manure, manure टाइप प्रोनाउंसिएशन बैटरी है, लेकिन हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या है? मैन्यूवर। ठीक है, सो दिस इज अगेन एलिमिनेटेड। मैन्यूवर, पीछे का अगर आप देखोगे, आगे का तो फिर भी ठीक है, VUER, ये बहुत ज्यादा जम्बल्ड अप हुआ है, इस प्रोनाउंसिएशन के साथ मैच नहीं कर रहा है। ये पर्टिकुलर वर्ड इसके साथ मैच कर रहा है, मैन्यूवर। गॉट इट? एंड जनरली ब्रिटिश स्पेलिंग्स में जो आर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा ना साइलेंट कर देते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? वॉर। ठीक है, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वॉ। तो आर का साउंड ये थोड़ा सा ना दबा देते हैं, इसमें जैसे इसमें भी आर का साउंड ये थोड़ा सा दबा देते हैं, मैन्यूवर। ठीक है, तो व बोल रहे हैं, आर का प्रोनाउंसिएशन या साउंड हमें सुनाई नहीं देता है, वो जनरली स्पेलिंग में आता है बट इनकी प्रोनाउंसिएशन में वो आर नहीं होता है। गॉट इट? तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग डी है। तो थोड़ा सा ना आपको लॉजिकल देखना पड़ेगा कि कहीं में ज्यादा वॉवल्स हो रहे हैं वो गलत है, कहीं में प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखो, कहीं में लास्ट का ये जम्बल्ड सही नहीं लग रहा है, वुअर है, जबकि ये मैन्यूवर है। ठीक है, यू से यहाँ पे हमको थोड़ा सा साउंड आ रहा है यूवी की, और यहाँ पे VU आ रहा है, तो ये गलत है। एंड योर आंसर इज डी। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहो तो इसका मीनिंग भी लिख लोगे। इट मीन्स अ सेट ऑफ स्किल्स, अ सेट ऑफ मूवमेंट विच नीड स्किल। जनरली हम मिलिट्री वगैरह में बात करते हैं, ड्राइव, कार, इन सब में हम इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज लेते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। Now this is camouflage. Camouflage. कैम्यूफ्लाज का मतलब होता है छुप जाना, किसी के डिस्गाइज में आना। ठीक है, जैसे क्या होता है, हमें वॉर में आपने देखा होगा ना, मिलिट्री पीपल व्हाट डू दे डू, वो काफी कुछ अपने आप पे ना कलर्स अलग चेंज कर लेते हैं। क्यों? ताकि वो सामने जो एनिमीज हैं उनको दिख नहीं पाए। तो उसकी क्या करेक्ट स्पेलिंग हो सकती है? लेट्स सी। अगर आप, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है? देखो, कैम्यूफ्लाज, कैम्यूफ्लाज, तो ये तो कोमो हो रहा है, कोमोफ्लोज नहीं है, गलत। कोमा नहीं है, कोमा भी नहीं है, क्यूमा ये भी नहीं है, कैम्यूफ्लाज, कैम्यूफ्लाज, यहां पे ये सेट बैठ रही है। अंडरस्टूड? ओके, मीनिंग टू कंसील और डिस्गाइज, टू हाइड और डिस्गाइज, किसी के रूप में। द रैबिट्स व्हाइट फर एक्ट एज अ कैम्यूफ्लाज इन द स्नो। ठीक है, तो रैबिट क्या होता है? स्नो और रैबिट का फर है वो सेम कलर का होता है।
ठीक है, तो रैबिट का जो फर होता है अगर हम उसको पहन लेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्नो और रैबिट के फर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो भी एक डिस्गाइज हुआ या कंसील करना हुआ खुद को छुपाने के लिए। एंड योर करेक्ट आंसर इज राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correctly spelled word accommodate, accommodate, accommodate and 4 times accommodate. Okay, ध्यान से देखो, accommodate मैंने आपको कब बताया था, जब हमने इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़े थे स्पेलिंग्स के, कि जनरली बच्चे मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, बच्चों के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी है, क्योंकि मैंने बताया था कि accommodate पे डबल सी और डबल एम आता है, राइट तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा लर्न होना चाहिए, कीप दिस इन योर माइंड कि यहाँ पे सिंगल सी आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे सिंगल एम आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सिंगल सी और सिंगल एम ही आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अकोमोडेट में डबल सी और डबल एम आता है, सो कीप दिस इन योर माइंड। थोड़ा आप रीड करोगे, आपके प्रैक्टिस में आएगा, तो आप ऐसे वर्ड्स आराम से लर्न कर सकोगे। सो अकोमोडेट and meaning means to make room for, to make space for something. They rebuilt the ship to accommodate the bigger containers. Bigger containers को space करने के लिए, उसमें डालने के लिए उन्होंने वापस से शिप को रीबिल्ड किया, ताकि बिगर कंटेनर्स के लिए वहां पर क्या हो जाए, स्पेस हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं, accommodate. And your correct answer is C here. Understood? Right. Let's move to next question. Choose the wrongly spelled word from the following. ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आ सकता है इस टाइप का कि आपको फोर डिफरेंट वर्ड्स दे रखे हैं और आपको उसमें से वो वर्ड चूज करना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। एथलीट, एथलीट की सबको जनरली नॉर्मल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, इसकी स्पेलिंग सबको पता है और ये करेक्ट है। कैटलॉग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कैटलॉग। मैनेजिएबल, जिएबल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑक्सिलरी, अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ डबल एल में से सिंगल एल ही हमें पुट करना है और एक सिंगल एल को हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑक्सिलरी चेंजेस टू ऑक्सिलरी, सिंगल एल पुट करना है और ऑक्सिलरी का मतलब होता है प्रोवाइडिंग हेल्प। जनरली हम ग्रामर में बोलते हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा सा समझाया कि हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, किसी चीज को प्रोवाइड, हेल्प प्रोवाइड करना, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड auxiliary verb or auxiliary. Nothing you have to do, single L put करना। ये थोड़े से ना confusion वाले हैं। Again, learn them, read them. नोटबुक बनाओ अपनी एक, उसमें डालिए ये शब्द आप, ठीक है, अपना एक नोटबुक बनाओ और keep this word in that notebook. And your answer is B. ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और बाकी जो मैंने ये टिक कर रखे हैं ये करेक्ट स्पेलिंग है, तो चलो हम इसको ऐसे कर देते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड है। गॉट इट? राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। अकर्ड, अकर्ड है ना, बहुत कॉमनली यूज वर्ड है और हम सबको आता है, पर फिर भी थोड़ी सी ना गलती कर देते हैं हम डबल लेटर्स की, कहीं में डबल लेटर पुट नहीं करते। ठीक है, क्या स्पेलिंग हो सकती है? देखो अकर्ड अगर आप यहां देखोगे ये तो बिल्कुल ही गलत लग रही है, बिल्कुल ऑड लग रही है। ठीक है, ये भी ना सही नहीं है, ये भी देखोगे अगेन दिस इज नॉट करेक्ट। ये और ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। तो अकर्ड में जनरली क्या होता है, डबल सी और डबल आर आता है। ठीक है, डबल सी और डबल आर आता है, कीप दिस इन योर माइंड। तो दिस इज अगेन ऑल्सो करेक्ट स्पेलिंग आपका ए है। अकर्ड मैंने बताया था ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में, मैंने बताया था ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में आर को तो ये साउंड ही नहीं करते, सो व्हाट डू यू कॉल इट, अकर्ड। अकर्ड जिसमें आर का साउंड नहीं आ रहा है। टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, कोई चीज हो गई है, हैपन हो रही है। द एक्सीडेंट अकर्ड एट 5 PM एंड योर करेक्ट आंसर इज ए। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो डबल सी और डबल आर आता है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टेक अवे। हमने क्या क्या सीखा? अंडरस्टैंड टाइम डायमेंशन, कॉज इफेक्ट, पेयरिंग एंड ऑर्डर इन जम्बल्ड पैराग्राफ, रीअरेंजमेंट।
मेंटेन अ डायरी टू राइट कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स। मैंने बता रही हूं, एक डायरी मेंटेन करो जिसमें कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स को आप लिख सकते हो। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द ओनली की। ऑलराइट, सो यस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। आई होप आप स्पेलिंग्स की और जंबल्ड पैराग्राफ रीअरेंजमेंट की घर पे प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।